जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन इंडिया 2.0 में स्वागत है। उम्मीद है आप लोग काफ़ी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने निरंतर पढ़ाई को मजबूत कर रहे होंगे और जिनका फिजिकल वगैरह है वो आप लोग रनिंग कर रहे होंगे। हमने सुबह में वीडियो डाली थी यूपीएसआई पे, आप लोग जो लोग नहीं देखे होंगे जाके देख सकते हैं। आज हम लोग की क्लास है संविधान की तीसरी क्लास। पिछली 2 क्लास हो चुकी है, जिन लोगों ने नहीं देखा है चैनल पर, जो लोग नए हैं वो जाकर वीडियो को देख लेंगे और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। ज़्यादा समय लेते ना हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया? आप लोग पूरा अच्छे से नोट डाउन करते जाएंगे। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन हमने लिया है पूरा किसी ना किसी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, किसी न किसी कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग देखते रहिए। 4 ऑप्शन को देख लेंगे, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन द्वीप और पुडुचेरी। देखिए हम चारों ऑप्शनों को डिफाइन करेंगे और चारों ऑप्शनों के बारे में कुछ ना कुछ जानेंगे। इसके वजह से मेरा 4 ऑप्शन ये लेने का मुख्य उद्देश्य है, ना कि हम किसी एक ऑप्शन पर टिक कर देंगे और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है पुडुचेरी। और हम लोग पढ़ लेते हैं चारों ऑप्शनों के बारे में। देखिए नीचे की तरफ, चंडीगढ़ सबसे सुंदर शहर के नाम से जाना जाता है। सबसे, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया सबसे सुंदर शहर, तो चंडीगढ़ जाना जाता है। दादर और नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। यह मुंबई हाई कोर्ट के अधीन क्षेत्र में आता है, मतलब अधिकार क्षेत्र में। जो दादर और नगर हवेली है आपके मुंबई हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। और दमन द्वीप गुजरात के अंदर स्थित है, बट ये भी मुंबई हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो आप लोग इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके नोट डाउन कर लेंगे। देखिए गुजरात में होने के बाद से भी मुंबई हाई कोर्ट अधिकार क्षेत्र में आता है, तो आप लोग इसको देख लेंगे। और दमन द्वीप का लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम है, मतलब सबसे कम लिंगानुपात अगर पूछा जाएगा तो केंद्र शासित प्रदेश में, तो आपको नोट डाउन कर लेंगे इसको। देखिए 618 है दमन द्वीप में और सबसे अधिक है आपका पुडुचेरी में। तो अभी हम लोग नीचे बात कर लेंगे। देखिए पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के जनक फ्रैंकोइस मार्टिन है। इसको देख लेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये मिल गया था तो मैंने आपको बता दिया है। और ये देखिए यह विधानसभा बनाने वाला पहला राज्य है पुडुचेरी। यह केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। देखिए 1038 लिंगानुपात है पुडुचेरी में। देखिए सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप लोग इसको नोट डाउन करते जाएंगे। और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में की गई थी? देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको देख लेंगे। देखिए चारों ऑप्शन को, 1948, 1950, 1949, 1951। तो देखिए आप लोग को अगर आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए, जिससे आपकी भी तैयारी बढ़िया होती जाएगी। तो देखिए इसमें आपका ये पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही है 1950। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री ही होते हैं। जो करंटली प्रधानमंत्री होता है वही योजना आयोग के अध्यक्ष थे। देखिए योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग कर दिया गया है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। मतलब नीति आयोग की स्थापना, देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन तैयार हो गए आपके। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, जिसका अध्यक्ष, इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। तो आप लोग इसको नोट डाउन करते जाएंगे। देखिए 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। कुल पंचवर्षीय योजना 12 हुई और अंतिम जो पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी, मतलब 2017 में अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो आप लोग इसको भी देख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1951 ऑप्शन में था, इसके लिए मैंने बता दिया इसको। तो चारों ऑप्शनों को हम लोग डिफाइन करते हैं, इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो जाता है। आप लोग लास्ट में अगर आप लोग काउंट करेंगे तो देख सकते हैं कितने ज़्यादा क्वेश्चन हो जा रहे हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन से निकल के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। और हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। देखिए विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? ये काफ़ी बार पूछा गया है, संविधान का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन, स्वीडन, आइसलैंड, नॉर्वे और भारत। तो ये तो लगभग सभी लोगों को पता होगा, लेकिन हम इसके बारे में सारा पूरा डिटेल जानेंगे। देखिए इसका ऑप्शन सही है भारत। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। और स्वीडन के बारे में जान लेते हैं। यह यूरोप का एक देश है जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन भी हुआ था कई बार और होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और देखिए स्वीडन की ये राजधानी है, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। ये एक यूरोप का देश है। और आइसलैंड एक यूरोप का द्वीप है, द्वीपीय देश है, जिसकी राजधानी रिकजैविक है। देखिए इसकी राजधानी को काफ़ी नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। और बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नॉर्वे यह उत्तर पश्चिमी यूरोप में स्थित है, इसकी राजधानी ओस्लो है। देखिए ओस्लो काफ़ी चर्चा में रहता है, इसलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसकी राजधानी को। और देखिए भारत, भारत के बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। यह 7 देशों से सीमा बनाता है।
भारत के करीबी जो 7 देश हैं इन लोगों से सीमा बनाता है। तो देखिए हम लोग सातों देशों को देख लेते हैं। पाकिस्तान है, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश और अफगानिस्तान। तो देखिए इन सातों देशों में सबसे अधिक सीमा किससे बनाता है? ये बांग्लादेश से बनाता है। सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश से बनाता है 4096 किलोमीटर। और सबसे कम सीमा किस देश से बनाता है? अफगानिस्तान से बनाता है 106 किलोमीटर। आप लोग इसको नोट डाउन करते जाएंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो आप लोग इसको जान लेंगे, आज से कभी गलती नहीं होना चाहिए। और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखिए इसमें काफ़ी लोगों को डाउट है, क्योंकि पहले अनुसूची कितनी थी? 10 थी। और ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा उस टाइम 10 थी, नहीं शुरू में 8 थी। भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1935 थी। हम देखिए इसके बारे में पूरा डिफाइन कर लेते हैं। देखिए भारत के संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अनुसूचियों का उल्लेख भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया। यह 10 अनुसूचियों को शामिल किया गया था। मतलब 1935 के अनुसार 10 अनुसूचियों को शामिल किया गया था, बट वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो आप लोग इसको देखते जाएंगे। और पहली अनुसूची देखिए, 12वां अनुसूची के बारे में हम लोग जान जाएंगे, जिसके बाद अब कभी भी अनुसूची से लेकर कोई डाउट नहीं रहेगा और इससे पूरे डाउट खत्म हो जाएंगे। तो हम लोग 12वां अनुसूची को पढ़ लेंगे। देखिए पहली अनुसूची में क्या आपका बताया गया है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। मतलब पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। और दूसरी अनुसूची देख लेंगे, राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति के वेतन के संबंधित, मतलब वेतन का प्रावधान आपके दूसरी अनुसूची में है। तो इसको अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। और तीसरी अनुसूची देख लेंगे हम लोग। तीसरी अनुसूची, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान है। मतलब शपथ ग्रहण का प्रावधान आपके तीसरी अनुसूची में है। देखिए 12वां अनुसूची काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्पेशली रेलवे, ग्रुप डी और यूपी के जितने एग्जाम होते हैं। तो आप लोग इसको देखते जाएंगे। देखिए चौथे अनुसूची की हम लोग बात कर लेते हैं। राज्यसभा सीटों में आवंटन का मतलब होता है बंटवारा, यानी राज्यसभा के सीटों में बंटवारा चौथी अनुसूची से है। तो आप लोग देखते जाइए। और पांचवी अनुसूची देख लीजिए, हम लोग देख लेते हैं। पांचवी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान। मतलब पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान किया गया है। और हम लोग छठवीं अनुसूची की तरफ बढ़ते हैं। देखिए छठवीं अनुसूची, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान। इस देखिए आप लोग राज्य को बढ़िया से नोट कर लेंगे। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य जो हैं छठी अनुसूची के अंदर, इनको इन जनजातियों को विशेष प्रावधान दिया गया है भारत सरकार के मतलब संविधान द्वारा। देखिए 7वीं अनुसूची हम लोग देख लेंगे। इसमें शक्तियों का विभाजन है। शक्तियाँ 3 प्रकार से अपने देश में विभाजित है। देखिए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची यानी केंद्र की शक्ति, और राज्य सूची यानी आपके राज्य में लागू होती है। समवर्ती सूची दोनों में लागू होती है, मतलब केंद्र और राज्य दोनों में। और देखिए 8वीं अनुसूची, मतलब पहले 8 थी फिर 12 हुई, तो हम लोग 8वीं तक आ गए हैं। देखिए 8वीं अनुसूची में इसमें भाषा का उल्लेख किया गया है, जिसमें पहले भाषा थी 14 और वर्तमान में आपकी कितनी भाषा है? 15 भाषा है। और कल 14 से लेकर 22 तक का सफ़र जो था हम लोग उसको पूरा डिफाइन कर लेंगे, जिससे देखिए किसी भी चीज़ का कोई भी डाउट ना रह जाए। तो इसी के लिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को ये जानकारी करना चाहिए। देखिए कि किसी भी कंपटीशन में जो भी आता है इससे बाहर बिल्कुल कुछ नहीं आएगा। तो आप लोग इसको पूरा नोट डाउन करते जाइए, अच्छे से एक बढ़िया सा नोट्स बनाइए, और जब भी आपको संविधान में कोई दिक्कत हो उस नोट्स को देखिए, पूरे संविधान डाउट दूर हो जाएंगे। देखिए हम लोग पढ़ लेते हैं। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया। मतलब 14 भाषा पहले से ही थी और 15वीं भाषा कब जोड़ी गई? सिंधी है 15वीं भाषा। और 21वां संविधान संशोधन 1967। देखिए यहाँ पे कितने क्वेश्चन तैयार हो गए। 15वीं भाषा जुड़ गई आपकी और 21वां संविधान संशोधन भी याद हो गया। मतलब एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप लोग इसको देखते जाइए। और देखिए 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 3 भाषा को जोड़ा गया। 3 भाषा कौन कौन सी है? मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। ये 3 भाषा को 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। और हम लोग देख लेते हैं आगे। 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 4 भाषा को जोड़ा गया। बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी। ये 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा आपके 4 भाषाओं को जोड़ा गया। अब ये मिला जुला के कुल आपके 22 भाषाएं हो गई। तो आप लोग इसको बढ़िया से नोट डाउन करते जाएंगे। देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं 9वीं अनुसूची की तरफ। देखिए 9वीं अनुसूची क्या है? भूमि सुधार से संबंधित है। देखिए 8 अनुसूचियाँ पहले थी, अब 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। यानी आपके ये पहला संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। यानी पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा पहली 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें भूमि सुधार से संबंधित बातों को लिखा गया है। अब हम आ जाते हैं 10वीं अनुसूची की तरफ।
10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। आप लोग देख लीजिए, आप लोग 1985 द्वारा जोड़ा गया था। सन 1985 में इसमें दल बदल कानून का प्रावधान है। और हम लोग 11वीं अनुसूची की बात कर लेंगे। इसमें पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें कुल विषय देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुल विषय 29 है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। और 11वीं सूची में क्या है आपकी, पंचायती राज व्यवस्था। इसका मतलब देखिए आप लोग इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पहला आपका राज्य और संघ क्षेत्र, मतलब ऐसे करते करते आप लोग पूरा कंटिन्यू याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब लोग हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 12वीं अनुसूची देखिए, ये लास्ट है और अंतिम है। 12वीं अनुसूची आपकी नगर निगम और नगर पालिका का उल्लेख है। यह 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है। इसमें कुल विषय 18 है देखिए, और उसमें आपके कितने थे, आप लोगों ने देखा होगा 29 विषय हैं, और इसमें कुल विषय कितने हैं, 18 हैं। और आप लोग इसको नोट डाउन करते जाइए। देखिए हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, निम्नलिखित में से किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। मतलब महाभियोग अपने भारत में किस पे लगाया जाता है और किसको इस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, तो आप लोग इसको देखते जाएंगे। देखिए ऑप्शन देखिए, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, प्रधानमंत्री, और चौथा ऑप्शन का नीचे है ये मुख्यमंत्री। तो किस पे महाभियोग लगता है। देखिए महाभियोग की प्रक्रिया बस राष्ट्रपति के लिए है, यानी राष्ट्रपति पे महाभियोग लगता है। अब बाकी हम लोग चारों कैंडिडेट के बारे में जान लेंगे। और देखिए नीचे की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान अनुच्छेद 61 में है। मतलब भारत का जो राष्ट्रपति होता है, ये आपके अनुच्छेद 61 के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग संविधान का अतिक्रमण करने पर लगाया जाता है। मतलब अगर देखिए अपने भारत का संविधान हर व्यक्ति के ऊपर समान है, अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो उसको दंडनीय सेम होता है, मतलब सबको एक समान दंड दिया जाता है। तो इसमें राष्ट्रपति भी लागू होता है। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया को लगाया जा सकता है, यानी अतिक्रमण करना, दुरुपयोग करना, यही होता है। यह आरोप संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, यानी आप लोग राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी पेश कर सकते हैं। सदन के 1/4 सदस्य, यानी 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए और 2/3 मत से पास होना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रपति को 14 दिन पहले आप लोगों को सूचना देना पड़ता है, यानी राष्ट्रपति को 14 दिन पहले आप लोग एक लेटर देंगे, जो भी महाभियोग की प्रक्रिया को, यही होता है। और हम लोग आगे देख लेते हैं राज्य के राज्यपाल के बारे में हम लोग जान लेंगे। देखिए राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। हटाने के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं है कि आप लोग मतलब क्यों हटाया गया, मतलब किस कारण से, मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होते हैं राज्यपाल, इसके वजह से इनको हटाया जा सकता है। राज्य विधायिका या संसद राज्यपाल को नहीं हटा सकती। मतलब राज्य की जो विधायिका होती हैं या संसद होते हैं, ये राज्यपाल को नहीं हटा सकते, बस हटाने का प्रावधान राष्ट्रपति के पास ही है। और हम लोग देख लेते हैं आगे। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है यदि लोकसभा में या कार्यकाल की समाप्ति पर बहुमत का समर्थन खो देते हैं, तब आप लोग प्रधानमंत्री को मतलब राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। और मुख्यमंत्री का क्या प्रावधान है, मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। यह वो नहीं है, यह को है। मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है यदि वह राज्य के विधानसभा में बहुमत समर्थन को खो देता है, यानी मुख्यमंत्री जैसे प्रधानमंत्री अपने लोकसभा में बहुमत खो देगा तो उसको हटाया जा सकता है, वैसे ही सेम है मुख्यमंत्री अगर अपने विधानसभा में बहुमत खो देगा तो उसको राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग ऑप्शन देख लेंगे। 4 वर्ष 65 वर्ष की उम्र तक, और 3 वर्ष 65 वर्ष की उम्र तक, 5 वर्ष 65 वर्ष की उम्र तक। ये ऑप्शन डी सही है आपका। 6 वर्ष 65 वर्ष की उम्र तक। इसको कैसे समझना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए आपसे कभी नहीं भूलेगा। देखिए 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो पहले पूरा हो जाएगा, उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए उनका 4 साल की ड्यूटी उन्होंने पूरे कंप्लीट की है और उनकी उम्र 65 वर्ष हो गई, तो उनको मतलब रिटायर कर दिया जाएगा। या अगर उन लोगों ने पहले 65 वर्ष पूरा कर, या मतलब किसी भी तरह जो पहले पूरा होगा उसके बाद उनको हटा दिया गया, या वर्ष पूरा हो उनका, या उम्र पूरा हो। अगर उम्र पूरा भी नहीं होता है, अगर उन्होंने 6 साल का काम कर लिया है, तो वो पद से हट जाएंगे। और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान दर्जा दिया जाता है और वेतन और भत्ता समान दिया जाता है। तो आप लोग इसको काफ़ी नोट डाउन कर लेंगे और अच्छे से देख लेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए निम्नलिखित में से कौन नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है।
देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हम लोग कैग कहते हैं, CAG, तो हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में कैग करेंगे। देखिए कौन नियुक्ति करेगा इसका, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, या उपराष्ट्रपति, या राष्ट्रपति। तो हम लोग आपको बता देते हैं इसकी जो नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए चारों पॉइंट पे। प्रधानमंत्री का प्रावधान आपके आर्टिकल 75 में है, यानी इसको नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। देखिए काफ़ी, देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं था, बस इसके वजह से आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्वेश्चन बन गया, एक ही क्वेश्चन से कितना ज़्यादा क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। तो आप लोग इसको नोट डाउन करते जाएंगे। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद और अंतर्राज्य परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। देखिए काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए एक बार और आप लोग देख के इसको नोट डाउन कर लेंगे। प्रधानमंत्री जो होते हैं नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद और अंतर्राष्ट्रीय राज्य परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री को शपथ प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। तो आप लोग इस बात को बढ़िया से देख लेंगे। काफ़ी कई बार ऑप्शन आता है तो उसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कई लोग सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष को मतलब न्यायाधीश को मान लेते हैं, तो यहाँ पे ये नहीं है। देखिए प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। अब भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, सभी लोग जानते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, भारत में सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए ये काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन, आप लोग देख लेंगे इसको, हल्के में नहीं, ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। भारत में सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री आपके राजीव गांधी जी थे। और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, HJ कानिया थे, यानी भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश HJ कानिया जी थे। और ये वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है ये 48वें नंबर के हैं, इनका नाम है NV रमण। तो इसको आप लोग देख लेंगे अच्छे से, NV रमण वर्तमान में 48वें नंबर के हैं। नंबर जरूर याद करेंगे, काफ़ी बार पूछ लेता है ये सब। और भारत में पहली महिला जज कौन थी, फातिमा बीबी थी। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है और ये काफ़ी लोगों को याद भी होगा। अब भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ थे। तो देखिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले हैं ये यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, और ये 16वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। और जो सबसे कम समय तक सेवा में रहे थे उनको हम लोग देख लेंगे। देखिए पहले इनका कार्यकाल देख लेते हैं। इनका कार्यकाल 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक 7 साल 4 महीना 20 दिन तक का था। यानी आप लोग इसको बढ़िया से देख लेंगे। देखिए आपका डेट जरूरी है, 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक 7 साल 4 महीना का था, 7 साल 4 महीना 20 दिन का टोटल कार्यकाल था। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सबसे कम समय तक रहे मुख्य न्यायाधीश कमल नारायण सिंह। देखिए यहाँ पे कमल नारायण सिंह जी हैं जो 22वें मुख्य न्यायाधीश थे। देखिए इसके पहले जो भी थे 16वें थे, ये 22वें हैं। उन्होंने मात्र 18 दिन तक का कार्यभार संभाला था, यानी सबसे कम दिन के मुख्य न्यायाधीश के रूप में यही थे। 18 दिन का कार्यभार संभाला था। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी तो देख लेंगे आप लोग, मतलब उद्घाटन हुआ था इसी दिन 28 जनवरी 1950 को। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद किस आर्टिकल में है, 124 में है, इसको आप लोग बढ़िया से देख लेंगे। सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है आपके आर्टिकल 32 के द्वारा, 5 प्रकार का रीट जारी करता है। ये लोग हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो ये इसको भी आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में कितने न्यायाधीश होते हैं, 34, यानी 34 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, जो सबसे वरिष्ठ नेता, जो सबसे वरिष्ठ उसमें होते हैं उनको मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है और उन्हीं की सलाह पर अदर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो इनमें देख लेंगे, और जो 65 वर्ष की उम्र तक ही ये लोग अपने पद कार्यभार पर रहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का प्रावधान आर्टिकल 63 में किया गया है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इनको शपथ ग्रहण राष्ट्रपति दिलाता है। अब भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। वर्तमान में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लेंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको देखते जाइए। और देखिए कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन है। देखिए नियंत्रक जो महालेखा परीक्षक है, इसका वर्णन कहाँ पे आपके आर्टिकल 148 में है। और भारत के जो CAG का मतलब कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष होता है, मतलब सेम ये चुनाव आयोग की तरह 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक हमने ऊपर डिफाइन किया था।
और यहाँ पे देख लेंगे, भारत में सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और सीएजी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देता है। और पहले सीएजी मतलब जो पहले कैग थे, सीएजी वी नरहरि राव थे। इसको देख लेंगे, काफ़ी बार पूछा गया है पहले सीएजी कौन थे और वर्तमान में आपके कौन सीएजी हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो इसको आप लोग देख लेंगे और अपना नोट डाउन करते जाएंगे। और देखिए सारा क्वेश्चन खत्म हो गया है। आप लोगों से अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी आप लोगों को दिक्कतें आ रही हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम लोग निरंतर आप लोगों के साथ कल फिर से निरंतर वैसे ही क्लास चलते रहेगी। धन्यवाद।